लास्ट की क्लास एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस पर थी, लेकिन मैं गलती से स्क्रीन शेयर नहीं कर पाया, तो उस क्लास को आज फिर से कंटिन्यू कर रहा हूं एक बार और बीच में एक क्लास में साउंड की प्रॉब्लम देखी मैंने, तो उस क्लास को भी आज 7:30 बजे वाली मीटिंग में एक बार और रेक्टिफाई कर देंगे, ताकि सारा जो मटेरियल बन रहा है वो कंटेंट कंप्लीटली डेवलप। तो आज चलिए जहां पर हम रुके थे वहीं से आगे बढ़ूंगा। अपनी स्क्रीन दे रहा हूं आप लोग, तो ये आपके सामने एग्जाम्पलर की बुक खुली हुई है। 1.3 एक्सरसाइज, ये एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज है। हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो जो क्वेश्चंस मैंने टिक किए हैं पहले हम जल्दी जल्दी उन पर डिस्कस कर लेंगे। ये जो क्वेश्चन टिक किए गए हैं ये इस तरह से टिक किए गए हैं कि पूरी थीम का एक आपको समरी मिल जाए, पूरी थीम की डिटेल आपको समझ में आ जाए। चैप्टर से रिलेटेड हर टाइप के एक एक प्रॉब्लम को उठाने की मैंने कोशिश। तो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, स्क्रीन को देखते जाइए। पहला क्वेश्चन सिंपल है, आप लोग ट्राई करिएगा। सेकंड का फर्स्ट पार्ट मैंने टिक किया है एक आइडिया बताने के लिए। तो पहले आप देख लें क्वेश्चन को। क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर। पहला पार्ट है एक सेट डी की बात कर रहा है जिसके एलिमेंट को टी सिंबल से दिखाया है और कंडीशन दी है कि टी क्यूब टी के इक्वल होना चाहिए और टी एक रियल नंबर है, ये एक एडिशनल कंडीशन। अब आपको रोस्टर फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट करना है इस कंडीशन के बेस पे। कैसे करेंगे ध्यान दें, मैं अपना नोटबुक आपको दे रहा हूं, इसमें देखें ध्यान से। एग्जाम्पलर क्वेश्चंस का ये दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट है, यहां पर मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं। तो क्वेश्चन क्या है ध्यान दें, टी क्यूब का वैल्यू टी के इक्वल दिया है। आप एक बार क्वेश्चन को और देख लें, टी क्यूब टी के इक्वल दिया है। जो राइट मार्क लगा हुआ है, रेड मार्क लगा हुआ है जिस क्वेश्चन में, मैं फिलहाल उनको उठा रहा हूं, लेकिन इसके अलावा भी अगर किसी प्रॉब्लम पे आप चाहते हैं कि डिस्कशन हो तो आप उसके लिए मुझे एक मैसेज दें, मैं उस पर भी डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्लास में उसको इन्वॉल्व शामिल कर लेंगे या उसके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे। अगर कोई छोटी सी हिंट है तो जहां पर आप मुझे मैसेज देंगे मैं वहीं पर उसको रेक्टिफाई, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देख लें, एक सेट है जिसमें टी क्यूब टी के बराबर है, टी एक रियल नंबर है। इस कंडीशन को फॉलो करने वाले सारे टी के वैल्यू निकाल के आपको रोस्टर फॉर्म में एक सेट रिप्रेजेंट। तो सिंपल क्वेश्चन है, टी क्यूब टी के बराबर है, सॉल्व करने पर ये हो जाएगा टी क्यूब माइनस टी बराबर 0, यानी टी को कॉमन लेके टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। और जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा टी टी प्लस 1 टी माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी टी के 3 वैल्यूज आपको मिलेंगे, 0 1 एंड -1। अब ध्यान दें यहाँ पर कि आपसे बोला गया है कि सभी रियल वैल्यू को इन्वॉल्व किया जाएगा आउटकम में, और आप देख पा रहे हैं कि टी के तीनों वैल्यू रियल हैं। तो जब रोस्टर फॉर्म में आप सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो 0 1 और -1 ये तीनों सेट में इन। तो इस तरह से आप सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन भी रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन पर बेस्ड है, इसके तीनों पार्ट मुझे सिंपल दिखे तो आप इनको ट्राई करें। सेकंड का फर्स्ट बता के बस मैं एक आइडिया दे रहा हूं आप लोगों को कि इस तरह से कर। परसों जो क्लास हमारी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस पे बिना स्क्रीन शेयर वाली हो गई थी, उसमें जो क्वेश्चंस एग्जाम्पलर के मैंने डिस्कस किए थे, मैंने उन्हें चेंज कर दिया ताकि थोड़ा सा वेरिएशन बना रहे। डिफरेंट क्वेश्चंस पर आज अप्रोच करेंगे, मैंने क्वेश्चन को अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया है। थर्ड क्वेश्चन को एक बार पढ़ लें आप लोग, अगला डिस्कशन इस पे है। क्या है क्वेश्चन, एक बार रीड कर रहा हूं, ध्यान दें। Y is a set which contains all x. X is a positive factor of the number 2 to the power p minus 1 and in bracket 2 to the power p minus 1. अब इस कंडीशन के बेस पर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कैसे आप सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। y इक्वल टू x, x is a positive factor of number 2 to the power p minus 1, 2 to the power p minus 1, where 2 to the power p minus 1 is a prime number. Write y in the roster. आपको रोस्टर फॉर्म में इस सेट को रिप्रेजेंट। थर्ड क्वेश्चन एक बार और पढ़ लें। Y is a set containing all x. X is a positive factor of the number 2 to the power p minus 1, 2 to the power p minus 1, where 2 to the power p minus 1 is a prime number. Write y in roster form. आपको y को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट, ठीक है ना। अब कैसे y को आप रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे जरा समझें। जो कंडीशन दी है मैं उसको अपनी नोटबुक पे ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये है 2 to the power p minus 1 एंड 2 to the power p minus 1। किस तरह से है देखें, जो कंडीशन दी है वो है 2 to the power p minus 1 इंटू 2 to the power p माइनस, ये कंडीशन आपको दी है। अब क्या कहता है कि x एक पॉजिटिव फैक्टर है इस नंबर, यानी जो नंबर आपको दिया है 2 to the power p minus 1 इंटू 2 to the power p minus 1, इसका एक फैक्टर है x, पॉजिटिव फैक्टर, और इसके जितने फैक्टर हैं उन सबको यूज करके आपको एक सेट बना। एक बात और दी है, ध्यान दें, 2 to the power p minus 1 ये जो टर्म दिया है 2 to the power p minus 1, ये टर्म एक प्राइम नंबर है, ये गिवन है। इसको आप ध्यान देते रहे। ये 2 to the power p minus 1 के बारे में बता रहा है कि ब्रैकेट में लिखा हुआ ये टर्म एक प्राइम नंबर, यानी इसके कोई फैक्टर नहीं होंगे 1 और इसके अलावा, तो इसके कोई फैक्टर नहीं होंगे, और जो आउटसाइड टर्म है वो 2 to the power p minus 1 है। तो इन दोनों को ध्यान देते हुए आपको रोस्टर फॉर्म में सेट बनाना है। सेट में इस टर्म के सभी फैक्टर्स को लेना। तो बहुत क्लियर सा क्वेश्चन है। 1 को मैं मौका दूंगा, ध्यान दें आप लोग, 1 को मौका दिया जाएगा क्योंकि 1 सबका फैक्टर है, आप जानते हैं। 2 की पावर p minus 1 को अगर ध्यान से देखें तो ये 2 के मल्टीपल
मल्टीपल्स को शामिल करेगा। तो 2 भी फैक्टर होगा, 2 स्क्वायर भी फैक्टर होगा, 2 क्यूब, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5 और ऐसे कई फैक्टर होंगे, साथ में 2 टू द पावर p-1। और रही बात 2 टू द पावर p-1 की, क्योंकि ये प्राइम है तो इसे एक बार मौका दिया जाए, यानी कुल मिला के 1, 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2, 4, 2, 5, 2 की पावर p-1 और 2 टू द पावर p-, ये सभी इसके फैक्टर्स। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। आपको ये बताना था कि कौन कौन से टर्म इसके फैक्टर हैं। एक बार फिर पढ़ लें। If y is a set containing all x and x is a positive factor of the number this, where 2 to the power p-1 is a prime number, then y write y in the roster form। तो आपने इसके पॉजिटिव फैक्टर तोड़, जैसे आप 20 को जब फैक्टराइज करते थे छोटी क्लास में तो 2 फिर 2 और फिर 5 इस तरह से उसके फैक्टर बनाते थे। ऐसे ये बोलता है कि x के जितने भी पॉजिटिव फैक्टर हैं उन सबकी लिस्ट बनाइए। इफ y contains x and x is a positive factor of this number, write 2 to the power p-1 where 2 to the power p-1 is a prime। एक बात और ध्यान रखें कि क्योंकि इसने बोला है if y equal to x, x is a positive factor of this, इस नंबर के फैक्टर की बात कही है, तो अभी इन दोनों के अलावा और कई पॉसिबिलिटीज जो बनेंगी उनको भी शामिल करें। जैसे यहाँ पर ध्यान दें, अगर आप 2 के साथ 2 की पावर p-1 को लेंगे तो वो भी एक पॉसिबिलिटी के रूप में आएगा, है ना। फिर 2 स्क्वायर के साथ अगर आप 2 की पावर p-1 को लेंगे वो भी एक पॉसिबिलिटी के रूप में आएगा। तो सबसे पहले तो 2 की पावर p-1 जो आउटसाइड टर्म है उसके जितने फैक्टर हैं आप उनको लिख लें, तो वो तो बिल्कुल क्लियर है, वो तो यही होंगे। 2 को 1 टाइम्स लिया जाए, 2 टाइम्स लिया जाए या p-1 टाइम्स लिया जाए, ये तो उसके जनरल फैक्टर हो गए। 1 एक कॉमन फैक्टर है, 1 इन सब के साथ मिलके भी यही बनाएगा, है ना। अब जो और फैक्टर पॉसिबल है वो क्या है कि आप इन सभी को 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इन सभी को 2 की पावर p-1 के साथ पैकेट के रूप में लें, तो उतने फैक्टर आपको और मिल जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो फैक्टर्स गिनने को। इफ y कंटेन्स ऑल x and x is a positive factor of this, इस नंबर का फैक्टर को गिनने को बोला है। तो सिंपल सी बात है, अगर 20 के हम फैक्टर गिनेंगे तो 2 के अलावा 4 को भी मौका, हम 2 को भी मौका देंगे, 4 को भी मौका देंगे और यकीन मानिए हम 10 को भी मौका। 10 को क्यों मौका देना पड़ेगा, क्योंकि 2 into 5 के कॉम्बिनेशन से 10 बनता है और 10 भी 20। वैसे यहां पर भी अगर ये एक प्राइम नंबर है तो इसके साथ इसका पेयर, फिर इसके साथ इसका पेयर, फिर इसी के साथ तीसरे का पेयर, ऐसे करके बहुत सारे फैक्टर्स। और तो कुल मिला के पहले 1 फिर 2 के जितने पावर टर्म्स आपने लिखे हैं सारे, फिर 2 की पावर p-1 सिंगल, और उसके बाद 2 की पावर p-1 के साथ इन सब को लेके जितने और बनेंगे उन्हें भी लिख, और तब जाके एक बड़े ब्रैकेट में आप इन सबको लिखेंगे। और इसके तो बहुत सारे एलिमेंट आप समझ चुके हैं, जितने भी फैक्टर मतलब पॉसिबल है सबको लिख करके आपको बना, तो डैश डैश करके प्रेजेंट कर दें जिस तरह से मैंने किया है। एक सीरीज मैंने लिख दी है, 2 की पावर p-1 लिख दिया है। एक जो दूसरी सीरीज के बारे में आपको मैंने बताया, 2 के साथ 2 की पावर p-1, फिर 2 स्क्वायर के साथ 2 की पावर p-1, उन्हें भी शामिल, तो उन सबको शामिल करके फाइनली ये सेट आप। तो इस तरह से थर्ड क्वेश्चन पे अपना आउटपुट दें। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के एक पार्ट को मैंने टिक किया है, एक बार रीड कर लें। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। क्या स्टेटमेंट दिया है एक बार पढ़ लें। सेकंड पार्ट पे मैंने टिक किया हुआ है। स्टेटमेंट है 128 बिलोंग्स टू y, इसका मतलब 128 उस सेट को बिलोंग करेगा जिसमें y रहते हैं, एंड द सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ y इज 2। और y ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, मतलब सेट में उन एलिमेंट को ही बस मौका दिया जा रहा है जिनके फैक्टर्स को जोड़ के उस y का डबल। इसका बिल्कुल क्लियर मतलब है कि 128 को इस सेट में रहने का मौका तभी मिल सकता है जब 128 के सारे फैक्टर्स को जोड़ करके 128 का डबल यानी 256। अब यही चेक कर लेते हैं कि 128 के सारे फैक्टर जोड़ करके 256 आता है या नहीं आता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन के बाद फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ का सेकंड पार्ट हम लोग कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फोर्थ का सेकंड पार्ट और नंबर है 128। 128 के फैक्टर लिखने का तरीका क्या होगा, बिल्कुल सिंपल बेसिक वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे। 1 into 128, 1 into 128, 2 into 64 एंड देन 4 into 32। उसके बाद सीधे 8 का नंबर आएगा, 8 into 16, और इसके बाद नंबर नहीं आएगा किसी का, क्योंकि अब अगला पेयर जो बनेगा उसमें 16 into 8 बोल। फैक्टर बनाने की इस टेक्निक में आप जानते हैं कि पहला नंबर हमेशा दूसरे से छोटा रखना चाहिए, क्योंकि फैक्टर रिपीट हो जाते हैं नहीं। तो अब जो फैक्टर मुझे मिले उनको मैं लिस्ट बना रहा हूं, ठीक है ना। तो 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128। अब इन सारे फैक्टर्स को अगर मैं ऐड करूं तो जो लॉजिक है उसके अकॉर्डिंगली सीधा ही बता देता हूं कि 64 का हाफ 32, 16, 8, 4, 2, 1। जब इस तरह के नंबर जो एक दूसरे के डबल होते जाते हैं उनको जोड़ा जाता है तो हमेशा अगले आने वाले नंबर से एक कम सम आता है।
है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ समझिए, अगर आप 4 और उससे छोटे सारे फैक्टर्स को जोड़ेंगे तो अगले आने वाले नंबर 8 से एक कम 7 आएगा। देख लीजिए 4 टू 6 और 1 7 आया। ऐसे ही अगर आप 1 से लेकर 16 तक सबको ऐड करेंगे तो अगले आने वाले नंबर 32 से एक कम 31 आएगा। 16 8 24 और 4 28 टू 31 आएगा। तो जाहिर सी बात है कि 128 तक जब इस पूरे को जोड़ा जाएगा तो 128 के डबल से एक कम यानी 255। हमें 256 चाहिए था। क्वेश्चन की डिमांड एक बार देख लें। क्वेश्चन था कि 128 उस सेट को बिलोंग करेगा जिसमें एलिमेंट के सभी फैक्टर्स को ऐड करके डबल आया, बट ये डबल नहीं आया, डबल से एक कम आया। तो हम कह सकते हैं कि ये एक फॉल्स स्टेट, ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं। तो फोर्थ का सेकंड पार्ट, इसको मैं फॉल्स बोल दे रहा हूं। इसी प्रकार उसके जो अदर पार्ट्स हैं आप उनको भी चेक करें कि उनमें से कौन से ट्रू हैं कौन से फॉल्स। तो फोर्थ का सेकंड पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया है। आगे आइए 8th क्वेश्चन में एक बार पढ़ लें। X is a set containing 1 2 3 only if n represents any member of। अब कहता है कि n एक नंबर है जो इसका कोई भी मेंबर है, ठीक है ना, यानी 1 भी n है, 2 और 3 सब n है। राइट द फॉलोइंग सेट कंटेनिंग ऑल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय 4n। तो कहता है एक नया सेट हमको बना के दीजिए इसी के करस्पॉन्डिंग जिसमें पाए जाने वाले एलिमेंट 4n से रिप्रेजेंट किए जाएं। तो सिंपली अगर इस सेट में 1 2 3 है, 8 का फर्स्ट पार्ट, तो 1 का 4 टाइम्स 4 हो गया, 2 का 4 टाइम्स 8 और 3 का 12, यानी वो सेट होना चाहिए 4 8 12। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट पिक किया। रीजन ये है कि हर टाइप का एक एक उठा रहे हैं, तो 4n से जो सेट प्रेजेंट होगा उसके एलिमेंट इसके 4। ऐसे ही आप समझ सकते हैं n/2 इसका थर्ड पार्ट जो है, अगर हम n/2 के हिसाब से एक सेट बनाए तो 1 का हाफ हो जाएगा, 2 का 1 और 3 का 3/2। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे 8th के दोनों पार्ट। आगे बढ़ें। 9th में भी टिक है, इफ y इज अ सेट कंटेनिंग 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट y में पाए जा रहे हैं, एंड a रिप्रेजेंट्स एनी एलिमेंट ऑफ y। ठीक है, इसके किसी भी एलिमेंट को आप a नाम दे सकते हैं। तो क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। और जो क्वेश्चन मैंने पिक किया है 9th का वो है थर्ड पार्ट। तो 9th के थर्ड पार्ट में देखें, a इज लेस देन 6 एंड a बिलोंग्स टू y, यानी आपको इस y के वो एलिमेंट उठाने हैं जो 6 से लेस देन एंड इक्वल टू नहीं बोला है, तो इस केवल लेस देन उठाने हैं। तो लेस देन में आपके क्या क्या आएंगे समझ रहे होंगे आप, 6 से छोटे जितने हैं सारे उठा लीजिए, है ना। तो 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर में है। तो इसी तरह से इसके बाकी जो पार्ट हैं वो भी आप सॉल्व करने की कोशिश करें। एक सिंपल क्वेश्चन में गिनेंगे हम इसको। आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, 12th 13, इस कैटेगरी में मैंने 19 को उठाया है। ये प्रूविंग वाली कैटेगरी है। तो एक बार 19th क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। ऊपर से हेडलाइन लिखी हुई है 19 के, ध्यान दें, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स प्रूव द स्टेटमेंट गिवन इन 18 to 20। 18 से 22 तक सारे सवाल प्रूविंग बेस्ड हैं। मैंने उसमें से 2 को पिक किया है, हालांकि 22 तो डिफरेंट है, 18 to 21 लिखना चाहिए था, यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है मुझे लगता है। यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट प्रूव द स्टेटमेंट गिवन इन एक्सरसाइज फ्रॉम 18 to 21 होना चाहिए, यानी इसको इन्होंने 21 लिखना चाहिए था क्योंकि 22 क्वेश्चन का इससे कोई लिंक। तो चलिए 18 से 21 तक 19 पर एक बार ट्राई करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 19, स्क्रीन आपके सामने है। 19 क्वेश्चन पर एक बार बात कर लेते हैं। क्या है पढ़ें। फॉर ऑल सेट A एंड B, A माइनस B इज A इंटरसेक्शन B। मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं एक बार नोटबुक। A माइनस B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। आपको ये स्टेटमेंट प्रूफ करना है। एक बार फिर देख लीजिए। यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट प्रूव द स्टेटमेंट गिवन इन एक्सरसाइज 18 to 21 and 19 is for all sets A and B, A minus B in bracket is equal to A intersection B। अब कैसे ट्राई करेंगे समझें। ऐसे क्वेश्चन मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं क्योंकि मेन एनसीईआरटी की बुक में भी इस तरह के क्वेश्चन आए थे। हमें क्या करना होता है, अगर हमें 2 सेट को इक्वल प्रूफ करना, देखिए अगर हमें एक सेट को दूसरे का सबसेट प्रूफ करना है तब सिंपल है, ठीक है ना। तब फर्स्ट में आप एक एक्स बिलोंग करवाइए और सेकंड में भी उसको बिलोंग करवा दीजिए, काम चल जाए। लेकिन अगर आपको 2 सेट दिए और उनको इक्वल प्रूफ करना है तो आपको पहले एक सेट के एलिमेंट को x कंसीडर करके ये प्रूफ करना होगा कि कोई भी आर्बिट्रेरी x जो पहले में है वो दूसरे के पास भी है, और फिर दूसरे के पास अगर कोई आर्बिट्रेरी x है तो वो पहले। तो कैसे करेंगे एक बार ध्यान दीजिए। मैं एक बार यहाँ पर आपको क्वेश्चन तो खैर मैंने स्क्रीन पर लिख लिया, आप देखें। लेट x बिलोंग्स टू, जैसा मैं पहले भी करता हूं, ध्यान दीजिए। लेट x बिलोंग्स टू A माइनस B, हमारा कॉमन टेक्निक। हमने लेफ्ट वाले में x को बिलोंग करा दिया। अब हमें प्रूफ करना है ये दूसरे के बराबर है, तो हम तब तक इसको आगे बढ़ाएंगे जब तक ये इंटरसेक्शन B तक ना पहुंच जाए। तो लेट x बिलोंग्स टू A माइनस B implies that x belongs to A and x does not belongs to A माइनस B। भैया सिंपल है कि अगर x A माइनस B को बिलोंग कर रहा है तो x A को बिलोंग करेगा और दूसरे A माइनस B को नहीं करेगा। माइनस का मीनिंग हमने जब अभी थ्योरी पढ़ी थी 1-2 क्लास पहले तो हमने डिस्कस
किया था कि माइनस का अर्थ है पहले में बिलोंग करो और दूसरे में बिलोंग मत। तो ए को बिलोंग करेगा एक्स, ए माइनस बी को बिलोंग नहीं करेगा। अब इसको आगे क्या लिखेंगे, देखिए ये कहता है x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a माइनस बी। x डज नॉट बिलोंग्स टू a माइनस बी का क्या मतलब है, इसको समझें। अगर x a माइनस बी को बिलोंग नहीं कर पा रहा, अगर x a माइनस बी को बिलोंग नहीं कर पा रहा है तो इसका अर्थ है x बिलोंग नहीं कर रहा है a को या x बिलोंग कर रहा है b को। अब ध्यान दीजिए, x बिलोंग नहीं कर रहा है a को और x बिलोंग कर रहा है b। सिंपल सी बात है, क्योंकि a माइनस बी में अगर कोई एलिमेंट आ रहा है, अगर यहां पर समझे, अगर कोई एलिमेंट x कहता है कि मैं a माइनस बी को बिलोंग करूंगा, तो इसका अर्थ होता है कि x a में आना चाहता है और b में आने से इनकार कर रहा है। सिंपल सा फंडा, a माइनस बी में आने के लिए a में आना होता है और बी में आने से मना करना पड़ा। लेकिन अगर कोई एलिमेंट कह रहा कि मैं ए माइनस बी में नहीं आ पाया, नहीं मौका मिला मुझे, तो इसके दो मतलब है, या तो तू ए में था ही नहीं इसलिए नहीं आ पाया, या फिर तू बी में था, या तो तू ए में नहीं था, पहला ऑप्शन, और अगर तू गलती से ए में था तो फिर तू बी में था, तो बी में होने के कारण तुझे मौका नहीं दिया गया। तो या तो एक्स ए में नहीं है या फिर एक्स बी में है। लेकिन बगल में जो स्टेटमेंट लिखा उस पर भी गौर करें, बगल में लिखा है एक्स ए को बिलोंग कर रहा है और ये ठोक बजा के लिखा है क्योंकि बीच में एंड लगा, समझ रहे हैं ना, बीच में एंड लगा हुआ है और लिखा है एक्स बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ए में नहीं था, ये बात मत बोलिए, ये बात हम नहीं सुनना चाहते कि वो ए में वो पक्का था। अब हमें ए में था ये मानते हुए आगे के स्टेटमेंट में अपनी राय बनानी, तो एक्स ए को बिलोंग कर रहा है ये श्योर है, एंड इन दोनों में से भी कोई बात सच है क्योंकि एंड लिखा है, इसका तो इन दोनों में भी एक बात ट्रू होनी चाहिए। पहली बात है एक्स ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसको मैं रिजेक्ट, क्योंकि जब पहली बार आप ये बोल दे रहे हो कि एक्स ए को बिलोंग कर रहा है तो फिर इस बात का क्या मतलब रह जाता है कि एक्स ए को बिलोंग नहीं कर रहा है। एक्स ए को बिलोंग नहीं कर रहा है इसका मतलब ये बात गलत है, और ये बात गलत हम दावे से इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों में से किसी एक बात को सच, इसमें और लगा, ये दोनों भी सच हो सकती हैं, लेकिन इन दोनों में से कोई एक भी अगर सच हो गई तो हमारा काम चल जाएगा। मेरी बात समझने की कोशिश करें, ये बात मैंने पढ़ाते वक्त बताई थी कि हम जो मैथमेटिक्स में और लिखते हैं वो एक्सक्लूसिव और नहीं हो, वो इंक्लूसिव। उसका अर्थ होता है ए में रहो, बी में रहो या दोनों में रहो। दोनों में रहोगे तो भी चलेगा। अब हमें अपना नतीजा बताना है कि या एक्स ए में नहीं है या एक्स बी में है या फिर ये दोनों घटनाएं एक साथ हो रही। तो भैया बगल में जो लिखा है एक्स बिलोंग्स टू ए, इससे ये तो साबित हो जाता कि ये गलत, क्योंकि एक्स अगर ए में बिलोंग कर रहा है तो फिर नहीं कर रहा है तो सवाल ही नहीं उठता। इसका मतलब हम डैम श्योर कह सकते हैं कि यही सच। इसका मतलब एक्स बी में भी, क्योंकि इन दोनों में अगर केवल एक के सच होने से काम चलता है, काम चल जाता है, तो मैं इसे सच बोलना चाहता हूं क्योंकि इसको बोलना इसके कंट्राडिक्शन में खड़ा हो जाता है। अगर एक्स ए को ऑलरेडी बिलोंग कर चुका है तो अब मैं ये स्टेटमेंट नहीं सुनना चाहता कि वो मैं ए में बिलोंग नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट के बीच में एंड का साइन। तो अब अगली लाइन में जब मैं इस स्टेटमेंट को पहुंचाऊंगा तो ये बनेगा एक्स बिलोंग्स टू ए एंड इन दोनों और में से मैं इसको मौका दूंगा आगे बढ़ने का, क्योंकि ये मेरी नजरों में रिजेक्टेड है, ये गलत स्टेटमेंट बना देगा। इसे रिजेक्ट किया, ये बन गया, और अब इन दोनों से प्रूफ हो जाता है कि एक्स ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग। तो क्या प्रूफ हो गया, इसको समझे जरा सा। हमने एक्स को इसमें बिलोंग करवाया और अंत में एक्स इसमें भी आ गया। इससे ये साबित हो गया, इंप्लाइज दैट ए माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है। अब इसके कन्वर्स पे जाते हैं, क्योंकि हमको बराबर प्रूफ करना है, तो एक बार इसके रिवर्स पे जाते हैं। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, उल्टे से शुरू करते हैं। अब ये वाले को पहले बिलोंग करवाते हैं, माना एक्स इसमें बिलोंग कर रहा है, हम तब तक सवाल आगे बढ़ाएंगे जब तक एक्स इसमें बिलोंग ना करे। तो कभी भी इक्वल साबित करना हो दो सेट को, तो इक्वल साबित करने का तरीका यही होता है सेट थ्योरी के पास कि तू मेरा सबसेट बन जा, मैं तेरा सबसेट बन जाता हूं, दोनों इक्वल। तो अब एक्स अगर बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को, तो ये इंप्लाई करता है कि एक्स ए पे भी है एंड एक्स बी पे, और अगर एक्स ए पे है और एक्स बी पे भी है तो इसका मतलब हुआ एक्स ए पे है और एक्स ए माइनस बी पे नहीं हो सकता, क्योंकि वो बी पे आ चुका है। जो बी पे आ गया वो ए माइनस बी पे कभी नहीं आएगा। अब जान, और इन दोनों बातों का बिल्कुल मिला जुला मीनिंग होता है कि x बिलोंग करेगा a माइनस a माइनस, और अब इन सब बातों से ये इंप्लाई हो जाता है कि x बिलोंग करेगा, नहीं मैं फाइनल स्टेटमेंट लिख देता हूं, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। या पहले पूरे स्टेटमेंट को एक ज्वाइनिंग दे देता हूं। हमने स्टेटमेंट यहां से शुरू करके यहां तक पहुंचा दिया, तो ये दोनों जो कंडीशन है ये प्रूव करती हैं, हेंस a इंटरसेक्शन b इज अ सबसेट ऑफ a माइनस। बस इसके बाद मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। ये मैंने पहली कंडीशन निकाली, ये दूसरी, और अब इन दोनों बातों को मिलाना आपकी जिम्मेदारी है। इससे ये साबित हो जाएगा कि ये दोनों आपस में, तो इक्वल करने का सेट थ्योरी का तरीका यही होता है बच्चों।
कि एक को दूसरे का सबसेट बना दो और दूसरे को पहले का। अगर दोनों एक दूसरे का सबसेट बन जाएंगे तो फिर दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों को एक दूसरे का सबसेट बनाने से दो सेट को इक्वल होता है। तो सेट को इक्वल करने का सबसे बेस्ट तरीका ये, ठीक है ना। बाकी सोइंग तरीके से कर सकते हैं कि भाई सो कर दो कुछ एलिमेंट लेकर के, लेकिन वो एक एग्जाम्पल, बस प्रूव नहीं कह सकते आप उसको। प्रूव करने के लिए तो आपको इस तरह से एक को दूसरे का सबसेट और दूसरे को पहले का सबसेट ही, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 22 में मैंने टिक किया है, एक बार स्टेटमेंट लिख लूं। टी एक सेट है जिसमें x रहते हैं और x प्लस 5 अपॉन x माइनस 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 40 अपॉन 13 माइनस x। ये कंडीशन है। आपसे पूछा है क्या टी एक एम्प्टी सेट है, जस्टिफाई योर आंसर। अब पहले मैं स्टेटमेंट लिख लूं, x प्लस 5 अपॉन x माइनस 7 माइनस 5। यहाँ पर मैं सवाल नोट कर ले रहा हूँ, ध्यान दीजिए। 22nd क्वेश्चन, x प्लस 5 अपॉन x माइनस 7 क्या था, देखें, x प्लस 5 अपॉन x माइनस 7 माइनस 5 इज इक्वल टू के बाद क्या है 4x माइनस 40 अपॉन 13 माइनस x। 4x माइनस 40 अपॉन 13 माइनस, एक बार और देख लीजिए, x प्लस 5 अपॉन x माइनस 7 माइनस 5, x प्लस 5 अपॉन x माइनस 7 माइनस 5 इक्वल टू 4x माइनस 40 अपॉन 13 माइनस x। आपसे पूछा है क्या ये एक एम्प्टी सेट है, जबकि x की वो सभी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आएंगी इस सेट के मेंबर बन सकते। ऐसा बताया नहीं है कि x एक रियल नंबर है, बट अंडरस्टूड है, क्योंकि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें रियल नंबर्स को ही हम कंसिडर करते हैं, इमेजिनरी को तभी करते हैं जब बोला गया हो। जब तक बोला नहीं जाएगा तब तक नहीं करेंगे। तो टी एक सेट है जिसमें इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस को मौका दिया जाएगा। अब आइए मैं इसको सॉल्व करता हूं। अगर ये इसके बराबर है तो नेक्स्ट लाइन होगी x प्लस 5 माइनस 5x प्लस 35 अपॉन x माइनस 7 इक्वल टू 4x माइनस 40 अपॉन 13 माइनस। मैंने क्या किया आप लोग जानते होंगे, मैंने एलसीएम ले लिया लेफ्ट पार्ट में, और अब नेक्स्ट लाइन में ये बनेगा 35 और 5 मिलके 40 माइनस 4x अपॉन x माइनस 7 इक्वल टू 4x माइनस 40 अपॉन 13 माइनस x। और अगली लाइन में ये बन जाएगा 40 माइनस 4x इंटू 13 माइनस x, उस तरफ चला जाएगा, इक्वल टू 4x माइनस 40 इंटू x माइनस 7। और फिर सारे टर्म एक तरफ लेना चाहूंगा मैं, 40 माइनस 4x 13 माइनस x माइनस 4x माइनस 40 इंटू x माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ पर एक बात पर ध्यान दें, कई स्टूडेंट ये 40 माइनस 4x को इस लाइन पे आके कट कर देते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से इक्वेशन के एक रूट को आप कम, है ना। यहाँ पर ध्यान दें कि आप अगर दोनों तरफ 40 माइनस 4x और 4x माइनस 40 को देख के कट कर देते हैं तो आप इक्वेशन में एक आंसर देने वाले रूट को कट कर देते हैं। इससे क्या होता है, कई बार जो आंसर आपको मिलना होता है वही रिमूव हो जाता है और उसके बाद आप ढूंढते रहते कि अरे यार आंसर तो आया ही नहीं। तो ये गलती ना करें। यहाँ पर तभी मैंने डिनोमिनेटर को लेफ्ट राइट शिफ्ट किया और इस तरह से इस एलिमेंट को कॉमन ले लिया। मैथ्स में किसी ऐसे टर्म को कट नहीं किया जाना चाहिए जो आपको एक रूट दे सके। जो टर्म एक रूट बन सकता है उसे कट आप नंबर्स को कर सकते हैं। इक्वेशन के लेफ्ट राइट में आपको 20 दिखाई दिया, आपने कट, इट्स ओके। लेकिन आप किसी ऐसे टर्म को कट ना करें जो वेरिएबल, तो वेरिएबल्स को कट नहीं किया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। तो अब ये क्या बनेगा नेक्स्ट लाइन में, देखें जरा सा, ये हो जाएगा 40 माइनस 4x 13 माइनस x, और इस माइनस को प्लस करके इसको भी 40 माइनस 4x बना देता हूं। ध्यान दे दिया होगा आप लोगों ने, मैंने ये टर्म पलटा दिया है, आप लोग गौर करें, इसीलिए माइनस का प्लस, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लाइन में आइए, 40 माइनस 4x कॉमन आ जा रहा है और ब्रैकेट में आ जाएगा 13 माइनस x प्लस x माइनस 7 इक्वल टू 0, और फिर ये बन जाएगा आपका 40 माइनस 4x x कट के 6 इक्वल टू 0। और इसे सॉल्व करके बिल्कुल देखिए मेरा शक बिल्कुल सही था, x की वही वैल्यू आंसर के रूप में आई है जिसे हम गलती से कट कर देते हैं कई बार बीच की लाइन। तो ऐसा ना करें बिल्कुल। ये 40 माइनस 4x नजर आते ही कई बच्चे बिल्कुल शैतान हो जाते हैं, इसे कट कर देते, इसे कट। अंत में आप देख पा रहे हैं इसी ने आंसर, अगर आप इसे कट कर देते तो इस क्वेश्चन में लास्ट में एक ऐसी कंडीशन मिल जाती जो कंट्राडिक्शन के रूप में दिखती है आपको और आपको लगता कोई रूट आ ही नहीं रहा। तो यही वजह है कि एग्जाम्पलर ने इस सवाल को मौका दिया। वो शायद चेक करना चाहते थे कि इस टर्म को क्या कुछ बच्चे कट कर देंगे या सभी इसको बचाते हुए चलेंगे। तो x का वैल्यू 10 आया। अब मैं इस 10 को रखना चाहूंगा इस इनिशियल इक्वेशन में, क्योंकि ये भी देखना पड़ता है कि जो आंसर आया है वो कहीं इनिशियल इक्वेशन को अनडिफाइंड तो नहीं बना रहा है। तो हम देख पा रहे हैं 10 रखने पर इसके डिनोमिनेटर सेफ है और 10 रखने पर इसका डिनोमिनेटर भी सेफ है, कोई खतरा नहीं है। इसका मतलब 10 एकमात्र आंसर है इस इक्वेशन का। अब सवाल पूछा था क्या टी एम्प्टी सेट है, तो मेरा जवाब है नो इट इज नॉट। नो सेट इज नो। एक रूट आने के कारण इसको आप सिंगलटन सेट बोल सकते हैं, बट एम्प्टी सेट आप इसे नहीं। तो चलिए 22nd क्वेश्चन ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगली कैटेगरी में 26 पे टिक है, ये वर्ड प्रॉब्लम में आ गया है सेट थ्योरी का।
जो मैंने आपको फॉर्मूले वाला एक टॉपिक पढ़ाया था, जिसको हमने लेवल 2 कहा था, कुछ ऐसे टॉपिकों पर जो अब एनसीईआरटी में नहीं है सिलेबस में, लेकिन कंपटीशन जिन पर सवाल पूछता है। तो उस टॉपिक पर मैंने बताया था कि कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प। तो उन फॉर्मूलों को अप्लाई करके कैसे करेंगे 26, और वेन डायग्राम का क्या रोल होता है किसी सवाल को इजी बनाने, इस सवाल के फॉर्म में आप उस चीज को सीख पाएंगे। मैं पहले ही वेन डायग्राम बना लेता हूं, लेकिन उससे पहले देख लें कितने कंडीशन हैं। इन अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स, एक बार आप भी पढ़ लें, 26 ऑफ अ स्कूल इट वाज फाउंड दैट 120 स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स, 90 फिजिक्स, 70 केमिस्ट्री, यानी 3 सब्जेक्ट का मामला है। अब एक काम करते हैं, वेन डायग्राम सबसे बेस्ट वे रहेगा इसको करने का, तो मैं यहाँ पर पहले ही इसके लिए एक वेन डायग्राम तैयार कर ले रहा हूँ। 26 क्वेश्चन, और ये मान लीजिए आपका यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट का मतलब जिस स्कूल की बात चल रही है उसके सारे स्टूडेंट इस सेट में हैं, वो स्टूडेंट जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, और ऐसे भी जिनके पास ये तीनों सब्जेक्ट के अलावा कुछ। अब मैं यहाँ पर सवाल की नीड के हिसाब से 3 सर्किल बना ले रहा हूँ। ये 3 सर्किल रिस्पेक्टिवली 3 सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर ध्यान देते रहें, ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, तो जाहिर सी बात है ये हिस्सा एमसी है, ये पीसी, और ये एमपी, और ये एमपीसी, यानी तीनों का कॉमन रीजन। अब इन चारों में कैसे हम इस क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे, वेन डायग्राम में कैसे फिट करेंगे, अब उस पर नजर। इन अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स, मतलब पूरे जो बॉक्स है, बड़ा सा रेक्टेंगुलर बॉक्स, उसमें 200 स्टूडेंट होने चाहिए टोटल। इट वाज फाउंड दैट 120 स्टडी मैथमेटिक्स, 90 स्टडी फिजिक्स, 70 स्टडी केमिस्ट्री। अब ये नंबर 120, 90, 70 अभी नहीं। एक खास बात बताता हूँ, सेट थ्योरी के क्वेश्चंस जब आप करते हैं, तो जो बच्चे बिगिनर हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी सेट थ्योरी के क्वेश्चन, जिन्होंने फर्स्ट टाइम किए हैं, उनको ये समझना चाहिए कि जब आप सेट थ्योरी के क्वेश्चन को वेन डायग्राम से करते हैं तो मल्टी कंडीशंस को पहले अप्लाई किया जाता है और सिंगल कंडीशंस को बाद। इसका मतलब क्या है, देखिए, मैथ्स में इतने हैं, फिजिक्स में इतने हैं, केमिस्ट्री में इतने हैं, इसे आप पहले वेन डायग्राम में मत सोचो, क्योंकि जब आप ये सुनते हैं कि मैथ्स में इतने हैं, तो इसका मतलब होता है मैथ्स में इतने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में कोई आइडिया नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट उनके पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ऐसे अगर आप सुनते हैं केमिस्ट्री में इतने हैं, तो इसका मतलब है कि मैथ्स और फिजिक्स के बारे में कुछ बोला ही नहीं जा रहा, लेकिन मैथ्स फिजिक्स में भी स्टूडेंट हो सकता है ना। तो सिंगल कंडीशंस बाद में लगाई जाती है, पहले मल्टी कंडीशन। यानी सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि भाई ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों रखें शुरुआत में वहां से। तो मैं पहले पूरे क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, आप लोग भी पैरेलल पढ़ें। जो हैवी कंडीशंस हैं, जिनमें ज्यादा सब्जेक्ट कवर्ड है, पहले उनको अप्लाई करेंगे, फिर कम वाले को, फिर सब। तो रिवर्स में चलेंगे। मैथ्स के 120, फिजिक्स के 90, 70 है, केमिस्ट्री के 40 स्टडी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, 40 मैथमेटिक्स और फिजिक्स वाले हैं, 30 स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 50 स्टडी केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ये हो गया। एंड 20 नन ऑफ द सब्जेक्ट, 50 स्टडी केमिस्ट्री एंड मैथ्स, 20 नन ऑफ द सब्जेक्ट। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट। अब ध्यान दीजिए, ये जो लिखा है 20 नन ऑफ दीज सब्जेक्ट, इसका मतलब 20 स्टूडेंट तो यहाँ बाहर रख देता हूँ, क्योंकि ये बोला है कि 20 बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से कुछ नहीं है, तो 20 तो आ गए सबसे बाहर। अब हमसे पूछा है कि ऐसे कितने हैं, एक बार सवाल पढ़ें। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट वाले के। तो ऑल द 3 सब्जेक्ट वाले मान लीजिए x है, तो यहाँ पर तो मैं x लिख देता हूँ, यानी जो ट्रिपलिंग वाला रीजन है, जहां पर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों है, उसमें मैंने x, और यही वो पॉइंट है जो मुझे बताना है। मुझे बताना है कि x की वैल्यू कितनी है। आगे पढ़ रहा हूँ रिवर्स में, ध्यान दीजिएगा, उल्टा पढ़ रहा हूँ सवाल को, उल्टे से आगे को आ रहा हूं। 50 स्टडी केमिस्ट्री एंड मैथ्स, 50 स्टूडेंट केमिस्ट्री और मैथ्स वाले, तो 50 केमिस्ट्री और मैथ्स वाले हैं, तो केमिस्ट्री और मैथ्स में 50, लेकिन x ऑलरेडी बीच में आ चुके हैं, तो अब इस रीजन में आएंगे 50 माइनस x। कम क्योंकि आप समझते हैं, क्योंकि उसने बोला है फिजिक्स ने केमिस्ट्री और मैथ्स वाले 50। अब केमिस्ट्री और मैथ्स वाले 50 हैं, तो इसका क्लियर मतलब है कि उनके फिजिक्स में क्या हिसाब किताब है, नहीं। आपको बस ये बोला कि फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री वाले टोटल 50 कर, तो जो x ट्रिपलिंग वाले हैं पक्का इन 50 में वो, क्योंकि जो ट्रिपलिंग वाले हैं उनका केमिस्ट्री और मैथ्स भी तो है, तो 50 माइनस x लिखा जाएगा। ऐसे ही और पढ़ें, 30 स्टूडेंट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 30 फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले हैं, x कम करके 30 माइनस है, और अंत में मैथ्स और फिजिक्स वाले देख लेते हैं, 40 स्टडी मैथ्स एंड फिजिक्स, सो यहाँ पर आएगा 40 माइनस। अब ये तीनों प्लेस फिल हो गए। अब आइए सबसे बेसिक में, सिंगल सब्जेक्ट में 120 मैथ्स वाले हैं, 90 फिजिक्स वाले हैं, 70 केमिस्ट्री वाले हैं। तो 120 मैथ्स वाले हैं, 90 फिजिक्स वाले हैं और 70 केमिस्ट्री वाले, 120, 90, 70। अब देख, 120 मैथ्स वाले अगर हैं तो मैथ्स के 120 में से पहले इतने जो ऑलरेडी आ चुके हैं इनको कम कर लेते हैं। अब कितने ऑलरेडी आ चुके देखें, 40 माइनस x और 50 माइनस, इन तीनों को जोड़ देते हैं, तो 40 माइनस x और 50 माइनस x को जोड़ के हो गया 90 माइनस x। तो 90 माइनस x अगर 120 से कम कर दिए जाएं तो बचेंगे कितने, ध्यान दीजिए, ये बचेंगे 30 प्लस x। तो मैथ्स
ओनली वाले 30। आप ये बात ध्यान दें, जो 30 प्लस एक्स मैंने लिखा है उसको अगर अदर वर्ड्स में बोला जाए तो बोला जाएगा मैथ्स ओनली। अब ध्यान दीजिए, सवाल में लिखा है मैथमेटिक्स वाले 120, लेकिन जब ऐसा लिखा रहता है बच्चों की मैथ्स वाले 120 है, तो इसका मतलब होता है कि मैथ्स वाले 120 में वो भी शामिल है जो मैथ्स वाले हैं, जो मैथ्स के साथ केमिस्ट्री वाले हैं, जो मैथ्स के साथ फिजिक्स वाले हैं, और जो तीनों, इतने मिला के 120। अब अगर आपसे कोई पूछे मैथ्स ओनली वाले कितने हैं, तो मैथ्स ओनली वाले के लिए फिर आपको इन तीनों को ऐड करके 120 से घटा। ऐसे ही फिजिक्स में टोटल 90 बोला है, लेकिन हम देख लेते हैं कि इन तीनों में टोटल पहले ही कितने फिजिक्स के सर्किल में आ चुके हैं। ये पूरे ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इनका सम कितना होगा देखिए, 40 माइनस एक्स, एक्स और 30 माइनस एक्स, तो टोटल हो गया 70 माइनस। तो 90 में 70 माइनस एक्स कम करके अब बचे 20 प्लस, और केमिस्ट्री में है 70 टोटल, तो उसमें से ऑलरेडी आ चुके हैं 50 माइनस एक्स, एक्स और 30 माइनस एक्स। मैं केमिस्ट्री वाला भी आपके लिए हाईलाइट कर देता हूं एक बार, इस हिस्से को बोला जाएगा केमिस्ट्री के ऑलरेडी आए हुए लोग। तो अब केमिस्ट्री ओनली वाले इलाके में कौन आएगा देख लेते हैं, इसको जोड़ेंगे, आ जाएगा 80 माइनस एक्स, और टोटल है 70, तो 70 से 80 माइनस एक्स कम कर दीजिए, तो ये बच जाएगा x माइनस 10। 80 माइनस एक्स में x माइनस 10 जोड़ के 70 आता है। ये मैंने करके देख लिया। अब मैंने सभी प्लेसेस में बच्चों की संख्या लिखी। आइए एक बार इसको रीड करना भी सीख लेते हैं। ये जो 30 प्लस एक्स है, इनका नाम पड़ेगा मैथ्स ओनली। ये मैथ्स ओनली है, ये मैथ्स ओनली, ठीक है ना। ये जो 50 माइनस एक्स है, इसको कहेंगे केमिस्ट्री एंड मैथ्स ओनली, केमिस्ट्री एंड मैथ्स ओनली, बिकॉज फिजिक्स नहीं है इनके पास। 40 माइनस एक्स कहलाएगा फिजिक्स एंड मैथ्स ओनली, और इस 30 माइनस एक्स को कहेंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ओनली। एक्स का मतलब होगा ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल फिजिक्स केमिस्ट्री में, और 20 वो हैं नीदर फिजिक्स नॉर केमिस्ट्री नॉर। अब इन सबको जोड़ के जितने आपको दिखाई दे रहे हैं, कितने नंबर दिख रहे हैं, गौर करिए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक बाहर 8, इन सब को ऐड करके 200 आना। तो आप इन सबको ऐड करके 200 से कंपेयर करें और x की वैल्यू निकाल के देखो। तो एक सिंपल से स्टेप पे मैं इस सवाल को छोड़ रहा हूं, आप सॉल्व करें, आपको मालूम चल जाएगा कि वो बच्चे कितने हैं जो तीनों सब्जेक्ट लिए, ठीक है ना। तो इसके बाद आपके लिए छोड़ता हूं, इसको आप जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल 26 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के आगे 26, 27, 28, 29 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 29 पे आइए। 29 क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिए। सपोज A1, A2, A3, A30 आर 30 सेट ईच हैविंग 5 है, ठीक है। 30 सेट आपके साथ है, सब में 5 एलिमेंट है। एंड B1, B2, Bn आर n सेट ईच विद 3 एलिमेंट, और ये n सेट है जिनमें सब में 3 एलिमेंट है, ठीक। अब अगर देखिए, अगर A1 से A30 तक सब में 5 एलिमेंट है और ये सारे पांचों एलिमेंट अलग अलग होते तो ये 150 एलिमेंट पूरे। आप गौर करिए, 30 सेट और 5 एलिमेंट सब में, तो टोटल 150 हो जाते। और दूसरे B1, B2, Bn तक अगर n सेट होते और सब में 3 एलिमेंट होते तो टोटल 3n हो जाते, अगर सब डिफरेंट एलिमेंट होते तो। लेकिन क्या लिखा है आगे, यूनियन ऑफ ऑल AI। एक्चुअल में ये क्वेश्चन एक बार मेंस में भी शायद पूछा जा चुका है, ये मेंस के राउंड में पूछा गया सवाल है, और ये आपका एग्जाम्पलर में भी दिया हुआ। तो एग्जाम्पलर में इस क्वेश्चन को पिक करने की यही वजह रही है, ताकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हमारा डिस्कशन हो सके। लेट यूनियन ऑफ ऑल AI फ्रॉम 1 to 30 एंड यूनियन ऑफ ऑल BJ फ्रॉम J बराबर 1 to N इज S। अब इसने क्या किया, इसने कहा कि जितने भी A1 से AN तक सारे सेट है, उनका जो A1 से A30 सॉरी A1 से A30 तक जितने भी सेट हैं, जब उनका यूनियन किया है ना, जब सबके एलिमेंट मिला दिए, यूनियन किया, तो एक ऐसा सेट बना जो कि B1 से BN तक सबके एलिमेंट का यूनियन करने से बने सेट के बराबर। उसका नाम S रखा राइटर ने, एंड ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग टू एग्जैक्टली 10 ऑफ A एंड एग्जैक्टली 9 ऑफ B। लेकिन हम जो रिपीटेशन न हो की बात कर रहे थे वो गलत निकली। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हर एलिमेंट जो S में पाया जा रहा है, यहाँ पर साफ लिखा है कि S का हर एलिमेंट AI 10 बार आया है। मतलब A1 के पास ऐसे 10 एलिमेंट है, मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे S के पास माना ABCD है, तो जो A है वो A1 से A30 तक 10 लोग, ऐसे ही जो B है वो A1 से A30 तक 10 लोग, ऐसे ही जो C है वो A1 से A30 तक 10 लोग। ऐसे ही अगर हम B की बात करें तो B1 के पास जो A है वो B1 से लेकर Bn तक 9 लोगों। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक एलिमेंट कई बार रिपीट हुआ है। तो जो थोड़ी देर पहले हमने बोला था कि A1 से A30 तक अगर सब में 5 एलिमेंट है तो टोटल 150 हो जाएंगे। अब ये बात गलत हो जाती है, टोटल 150 नहीं होंगे, क्योंकि एक एलिमेंट कईयों बार 10 बार यूज, और ऐसे ही B में एक एलिमेंट 9 बार। क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा स्टूडेंट। एक बार मैं यहाँ पर इसको हल्का सा नोटबुक में समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान दीजिए। ये 29th क्वेश्चन है, कैसे किया जाएगा समझें एक बार। 29th क्वेश्चन ध्यान दें, क्या है क्वेश्चन में देखिए, A1 से लेकर A30 तक हमारे पास 30 सेट हैं और एक एलिमेंट 10
सेट के पास है। ये बोला हुआ कि एक एलिमेंट 10 सेट के पास है, A1 से लेकर A30 तक 10 के पास है और हर सेट के अंदर 5 एलिमेंट है। तो सबके अंदर अगर 5 एलिमेंट है तो टोटल एलिमेंट हो जाएंगे 150 अगर ये सब अलग अलग होंगे, लेकिन एक एलिमेंट 10 सेट के पास है तो 10 से डिवाइड करके अब ये इफेक्टिवली बचे केवल 15। यानी कि कुल मिला के मैं क्या कहना चाहता हूं, आप समझ गए कि A1 से A30 तक 15 ही एलिमेंट है जो घूम रहे, क्योंकि एक एलिमेंट 10-10 लोगों के पास है तो इन 30 सेट ने सब एलिमेंट टोटल रखे हैं, एक एलिमेंट 10-10 के पास आ रहा है तो 150 एलिमेंट की रिक्वायरमेंट 15 से ही, समझ रहे हैं ना। 30 सेट है, सबके पास 5 एलिमेंट है, रिक्वायरमेंट 150 की, लेकिन एक एलिमेंट कह रहा 10 जिम्मेदारियां मैं ले लेता हूं तो 10 रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर एक एलिमेंट निपटा लेगा तो 15 एलिमेंट से हमारा काम चल। अब ये 15 हो गए। ऐसे ही बी में आइए जरा, बी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो बी सेट है तो B1 से लेकर Bn तक हमारे पास सेट है, तो टोटल अगर एक के अंदर 3 एलिमेंट है, सबके अंदर 3 एलिमेंट है, ऐसा शायद क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यस ये यहाँ पर दिया हुआ है कि एक के अंदर 3 एलिमेंट है। तो अगर एक के अंदर 3 एलिमेंट है तो टोटल एलिमेंट हो जाते हैं 3n, लेकिन एक एलिमेंट 9 के पास है तो ये बचेंगे केवल n। यानी बिल्कुल क्लियर हिसाब है कि रिक्वायरमेंट तो 3n की थी, लेकिन एक एलिमेंट कह रहा सर 9 सेट के अंदर बैठ के मैं जिम्मेदारी। जैसे एग्जांपल के लिए z आया, हमने कहा कहां बैठोगे, कह रहा B1 से Bn तक 9 सेट ऐसे जिनके अंदर मैं। y से पूछा हमने, वो कह रहा 9 रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा। तो जब एक एलिमेंट 9 रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा तो टोटल जिम्मेदारियां हैं 3n, निभाने के लिए n/3 लोग का। अब ये टोटल एलिमेंट की संख्या है B1 से लेकर Bn तक के यूनियन में, और 15 एलिमेंट है A1 से A30 में। लेकिन राइटर ने क्या कहा, गौर करिए, उसने बोला था स्टेटमेंट में कि A1 से A30 तक का यूनियन B1 से Bn तक का यूनियन बिल्कुल इक्वल है, जिसे S कहा जाए, और अगर ये इक्वल है तो एलिमेंट की संख्या भी इक्वल होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर एलिमेंट के नंबर कंपेयर करूं तो 15 को बराबर होना चाहिए n/3 की, और अगर इन दोनों को बराबर कर दें तो n का वैल्यू आ जाएगा 40, यानी 45 टोटल है n की वैल्यू। अगर हम 15 को n/3 के इक्वल करें तो n का वैल्यू 45 है, यानी कि B1 से लेकर B45 तक पूरे एलिमेंट। तो इसने यही पूछा था कि n की वैल्यू कितनी है, क्योंकि बता दिया गया था कि A1 से A30 तक 30 सेट है, लेकिन B के बारे में नहीं बता, B के बारे में ये नहीं बताया था कि कितने सेट है, बस ये बोला था कि B1 से Bn तक। लेकिन अब कैलकुलेशन से हमको पता लग गया कि वो B1 से लेकर B40। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये 29th क्वेश्चन कंप्लीट। 29th क्वेश्चन, चलिए अभी और क्वेश्चंस इस पर डिस्कस करने लायक हैं। तो 29 तक हमारा डिस्कशन हो चुका है। एक क्वेश्चन और डिस्कस करके इस पेज को कंप्लीट कर देते हैं, इसके आगे अगली क्लास में आगे बढ़ाएंगे। 30th क्वेश्चन को एक बार रीड कर लें। टू फाइनाइट सेट्स have m and n elements. The number of subsets of the first set is 112 more than that of the second set. The value of m and n. सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कैसे करना होगा एक बार इसके वे पे डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान दें क्या बोला है, एक बार और रीड कर ले। इसने बोला है कि 2 फाइनाइट सेट है, उसमें m और n एलिमेंट। ठीक है, अब अगर किसी सेट में m एलिमेंट है तो उसके सबसेट कितने होंगे आप लोग जानते हैं। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 2 की पावर m, क्योंकि अपने फॉर्मूला मैप में मैंने सारे फॉर्मूले लिखे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो पहले सेट में 2 की पावर m एलिमेंट है और दूसरे में 2 की पावर n एलिमेंट। अब कहता है कि एक में 2 की पावर m मतलब एक सेट जो है जिसमें m एलिमेंट है उसके सबसेट है 2 की पावर m और दूसरे के सबसेट है 2 की पावर n, और लिखा है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन दैट ऑफ द सेकंड। अब इनका डिफरेंस 100 है, यानी 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n का वैल्यू 112, 112 आ रहा है इसको सॉल्व करके। अब कहता है बताइए कि m और n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले एक जनरल सी बात समझो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप एग्जाम में करते हैं तो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना आसान होता है कि वो ऑप्शंस पर पिक करके भी सॉल्व किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर एक बात रीड करिए, अगर इन दोनों का डिफरेंस 112 तो mn से बड़ा है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। अब अगर mn से बड़ा है तो ये गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है, माने एक ही चॉइस ऐसी है जिसको हम सही मानते हैं। हमें अपना पूरा फोकस अब 7 4 पे रखना हो, तो अगर मैं 7 और 4 इसमें अप्लाई करूं तो क्या बनेगा देख लीजिए एक बार। ये 2 की पावर 7, 2 की पावर 4, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 4 जा 16, 64 128 आ जाएगा। 2 की पावर 6 क्योंकि 64 होता है हम जानते हैं, 2 की पावर 7 128 और ये 16 और इनका डिफरेंस 112। तो एक ऐसा क्वेश्चन आप इसे मान सकते हैं जो बिल्कुल ओरल है और जिसे ऑप्शन चेकिंग से सबसे इजीली किया जा सकता है। मैंने कैसे किया एक बार फिर बताऊंगा आपको। 4 4 और 7 7 इसके आंसर इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि अगर दोनों में एलिमेंट बराबर होते तो दोनों के नंबर ऑफ सबसेट भी बराबर होते। 4 7 इसलिए आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 4 7 अगर आंसर होता तो पहले सेट में ज्यादा सबसेट कैसे। तो एकमात्र बी ही चॉइस थी, बिना चेक किए भी टिक किया जा सकता क्योंकि एक ही ऑप्शन है और सिंगल करेक्ट आंसर है तो फिर सही ही हो। ठीक है ना, चलिए तो इसके बाद अगली क्लास में करेंगे। जो इसकी अगली क्लास कल शेड्यूल होगी उसमें ठीक यहीं से आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग लेवल 5 में है, एग्जाम्पलर पूरा करके हम लेवल 6 में जाएंगे। लेवल 6 का मतलब होगा जेई मेंस ने पिछले 20-25 सालों में जितने सवाल सेट पे पूछे हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन खास पिक करके हम लोग। चलिए तो आज के लिए बाय, आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। एक सेशन अभी 7:30 पे बनेगा, लेकिन वो बैक में एक ऐसा सेशन हुआ है जिसमें साउंड
का प्रॉब्लम था, तो उसको हम एक बार फिर से सस्टेन करेंगे ताकि ये जो कंटिन्यूटी है पूरे सिलेबस की ये। तो आज का 7:30 का सेशन उस बीच के मिसिंग टॉपिक को पूरा करने में लगाया जाएगा। यहाँ से जो हमने यहाँ पर 30 क्वेश्चन के बाद का टॉपिक छोड़ा है, इसको हम कल की चलिए बाय।